आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं क्लास की वर्कशीट। और ये जो वर्कशीट है हमारी, ये है SST की वर्कशीट। और इसके साथ ही हम अपनी वर्कशीट का नंबर देखते हैं। हमारी वर्कशीट का नंबर है 9 और आज हमारी तारीख है 23 अक्टूबर। और हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से अपना चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं या आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फीचर 2। हम इसके बारे में पहले भी काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और अब हम इसी बारे में कुछ और बातें भी इकट्ठी कर रहे हैं, यानी कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हमें बताया गया है सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस के बारे में कि ये पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का सिस्टम क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर जो बताया गया है सबसे पहले हम उसे ही देख लेते हैं, फिर और कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया। राइट टू वोट मतलब वोट देने का अधिकार, मतलब जो भी भारत का नागरिक है वो वोट कर सकता है। इसे बोलते हैं राइट टू वोट। और ये जो राइट टू वोट है इसी को हम यूनिवर्सल सफ्रेज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग 18 वर्ष यानी 18 ईयर्स ओल्ड का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी को वोटिंग पावर दी गई है, यानी कि राइट टू वोट दिया गया है। द मेंबर्स ऑफ द Constituent Assembly felt that the freedom struggle has made the Indian people eligible to exercise adult suffrage। उन्हें इस बात का एहसास हुआ, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमें हमारे देश के सभी लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या एडल्ट सफरेज की जब हम बात कर रहे हैं ये दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारे देश के लोगों को इतनी समझ है कि वो इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सके, यानी कि 18 साल के बाद अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि अगर हम ये पावर, वोटिंग पावर जो है, राइट टू वोट लोगों को दे देंगे तो उनके अंदर डेमोक्रेटिक थिंकिंग बढ़ेगी और साथ में उनके अंदर जो इनइक्वालिटी की भावनाएं पिछले काफ़ी समय से मौजूद हैं, जो इनइक्वालिटी, जो डिफरेंसेस कास्ट, रिलीजन, जेंडर, कलर, स्टेट, फूड, ड्रेसेस ईटीसी के बेसिस पर की जाती हैं, वो सब खत्म हो सकेंगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी या एकदम खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए इन्होंने सबको राइट टू वोट देने की सोची और ऐसा उन्होंने किया भी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफरेज की जब हम बात कर रहे हैं वो हमें देता है, जिसके अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। देखिए, ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल सफराज की हम बात कर रहे हैं, तो इस सफरेज से हमें लाभ क्या होता है? एक्चुअली इससे होता ये है कि सभी लोग इलेक्शन में वोटिंग में भाग लेते हैं और वोट जब करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। अब क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने चुने हैं, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं पब्लिक के लिए, यानी कि इनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये जो कुछ भी करेंगे उसके लिए पब्लिक को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पब्लिक ने ही तो इन्हें इस पोस्ट पर बिठाया है, इसलिए पब्लिक को तो इन्हें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और इसी वजह से इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ पीपल। और इसी वजह से जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस को हम पीपल गवर्नेंस बोलते हैं, गवर्नेंस ऑफ द पीपल, क्योंकि लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस को चलाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ और खास बातें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी हेडिंग का नाम है डिवीजन ऑफ पावर। कि हम सीधी सी बात जानते हैं कि बहुत सारी पावर्स इन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती हैं।
इसके अलावा भी कुछ पावर्स हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन वो हमारे देश को चलाने में, हमारे देश की गवर्नमेंट को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इनके बीच में जब हम बात कर रहे हैं पावर्स की, तो इन सबके पास पावर्स होती हैं जिनका वो यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से। किसके लिए? देश को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चलो देखते हैं कि इनके बीच में डिवीज़न किस तरीके से किया गया है, किस चीज़ का? पावर का। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट के 3 पार्ट्स हैं। स्टेट के 3 पार्ट्स हैं, या कहिए कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, या कहिए कि चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए 3 संस्थाएं यानी 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है। तो तीनों जो हमने अभी तीनों चारों बातें कही वो एक ही बात है, एक ही मतलब होगा उनका। तो ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट्स होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर है ये क्या करता है? ये रूल्स बनाता है, यानी कि लॉ बनाता है। और लेजिस्लेचर के अंदर वो सभी लोग होते हैं जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेजिस्लेचर के अंदर कौन लोग हैं, तो आप बताएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वोट किया है। उसके बाद ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये सब मिलकर लॉ बनाते हैं। फिर सेकंड आया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव इन्होंने जितने भी लॉ बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है और रनिंग द गवर्नमेंट। ये जो भी लॉ बनाए हैं उन लॉ को लागू भी करेगी, मतलब उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाएगी और साथ में गवर्नमेंट को चलाएगी, रनिंग द गवर्नमेंट। थर्ड थिंग, द जुडिशरी। अब ये जुडिशरी क्या है? तो आपने सुना ही होगा जज, जज शब्द से ही ये जुडिशरी शब्द भी बना है। तो सीधी सी बात है, जस्टिस से इसका मतलब है। तो जुडिशरी क्या करती है? ये जस्टिस की जो सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम, उस पूरे जस्टिस सिस्टम की देखभाल करती है, उसको ध्यान में रखती है। इट्स फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली, इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी लॉ बनाए गए हैं उनको इंटरप्रेट करे। इंटरप्रेट का मतलब होता है उनकी व्याख्या करे, मतलब बताए कि ये लॉ का क्या मतलब है, इसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, और ये अगर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो ये उन नियमों को हटा भी सकती है। इतनी पावर है जुडिशरी के पास। और ये जो तीनों हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ही एक दूसरे से पूरी तरह फ्री हैं, मतलब इनमें से कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पा, मतलब कोई किसी को कंट्रोल तो ये एक दूसरे को करते ही हैं, पर ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर सकता, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। और इस ऐसा होने की वजह से ही ये अपने निर्णय स्वतंत्र ले पाते हैं। मतलब अगर कोई, मान के चलो कोई रिप्रेजेंटेटिव है और वो एक जज को अपनी पावर से दबाने की कोशिश करे कि वो गलत गलत कोई डिसीजन सुना दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसके पास पावर है तो वो जज को दबा सकता है या गलत डिसीजन देने के लिए मजबूर कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है और जुडिशरी के पास अलग पावर है। तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये जो जज को सप्रेस या प्रेस नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी मजबूर नहीं कर सकते हैं। अब यही बात बताई गई है नीचे, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, मतलब पावर का मिसयूज करने के लिए ही स्टेट को स्टेट में ये 3 अलग अलग अंग बनाए गए हैं, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगा सके। अंकुश मतलब रोक लगा सकें। अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, एक अंग उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो उसका दूसरा जो अंग है उसको रोक सकता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि कैसे रोकेगा, कि जुडिशरी अगर कोई गलत काम कर रही है तो नहीं, अगर लेजिस्लेटरी या एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम कर रही है तो जुडिशरी जो है वो उसको रोक सकता है, उस पर अंकुश लगा सकता है। यहाँ पे लिखा है ना, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन 3 लिंक्स। इस तरीके से इन तीनों के बीच में बैलेंस बनता है। अब बढ़ते हैं आगे कि आज हमने क्या सीखा। तो यहाँ देखिए ये कॉलम दिए गए हैं जिन्हें हमें मैच करने के लिए कहा गया है। तो फटाफट से इन कॉलम्स को मैच कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया, और मैंने आपको अभी अभी बताया था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग, सफरेज के अकॉर्डिंग और
अगर हम बात करें कि इंडिया में वोटिंग की क्या एज है, तो वो है 18। सेकेंड, इलेक्टेड बाय द पीपल, उस क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट किया जाता है इनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। फिर थर्ड थिंग इन्होंने हमसे क्या पूछा है, थर्ड थिंग में इन्होंने हमसे कहा है कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो सीधी सी बात है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया वो थे फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ पे आ जाते हैं लॉ मेकिंग एजेंसी। अब इन्होंने हमसे कहा है कि जो एजेंसी लॉ बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो हमने अभी पढ़ा ही है इस बारे में कि जो लॉ मेकिंग एजेंसी है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। इसके बाद फिर हम बढ़ जाते हैं आगे और एक अगले सवाल की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी कौन सी है, कि कौन ऐसी एजेंसी है जो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, तो वो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी एग्जीक्यूटिव। और उसके बाद लास्ट हमारा बच गया है जिसका जवाब हमें देना है, तो हम फटाफट से दे देते हैं। इन्होंने हमसे एजेंसी का नाम पूछा है जो लॉ को इंटरप्रेट्स करती है, तो वो है जुडिशरी। जुडिशरी हमेशा बनाए गए लॉ को इंटरप्रेट करती है। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की ओर। इन्होंने हमसे पूछा है कि यूनिवर्सल सफराज की जब बात की है कि ये क्या होता है और हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, जो कि अंदर नहीं बताई गई है, जो मैंने आपको भी पढ़ाते हुए भी बताया कि शायद वो यूनिवर्सल सफराज का उन्होंने यूज़ तो बताया, इम्पोर्टेंस तो बताया, सॉरी यूज़ नहीं, इम्पोर्टेंस तो बताया, लेकिन उसे बताते हुए वो इसकी डेफिनेशन देना शायद भूल गए हैं। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि टीचर किस लिए है, इसीलिए तो है। तो यूनिवर्सल सफराज क्या होता है, ये होता है ये एक पावर है जो सभी लोगों को जो 18 ईयर्स ओल्ड के हैं या इससे ज़्यादा के हैं वो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में, इलेक्शन में। देखो यहाँ लिख दिया है राइट ऑफ ऑल पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज टू पार्टिसिपेट और वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है कि गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के बारे में हमें बताना है कि द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नेंस कि किस तरह से हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को पब्लिक गवर्नेंस बोलते हैं। तो ये हमने अभी भी पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता ये है कि सभी लोग इलेक्शन में भाग लेते हैं और वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जाकर काम करना शुरू करते हैं और इस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक के प्रति, क्योंकि पब्लिक ने ही तो उनको वोट करके इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। अब वो रिप्रेजेंटेटिव उन्हीं की वजह से बने हैं, इसलिए वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम बन जाता है पब्लिक गवर्नेंस। तो ये रहा आपका आंसर। The system of parliamentary governance is the method of governance of the people because in this method representatives are elected by the people and the representatives are accountable to the public. What are the main parts of the state? स्टेट के मेन पार्ट्स बताने हैं और उनका इम्पोर्टेंस भी बताना है, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अभी 3 पार्ट्स पढ़े थे हमने, जिसमें हमने बात की थी लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, और हमने बताया था कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉ को बनाती है, सेकंड एग्जीक्यूटिव लॉ को लागू करती है, और थर्ड जुडिशरी जो है वो लॉ को इंटरप्रेट भी करती है और साथ में गलत है तो उसे रोकती भी है। तो ये रहे हमारे 3 इसके पॉइंट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। शेयरिंग ऑफ पावर को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ क्वेश्चन से पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे आप वीडियोस को देखते हैं आपको बहुत हेल्प मिलती है काम करने में और समझने में, बिल्कुल उसी तरह से जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत इंस्पायर होते हैं, हमें काम करने में बहुत मदद मिलती है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे आप क्लिक कर देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया।
चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को दबाने से हम जब भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास यूट्यूब नोटिफिकेशन में खुद ब खुद पहुंच जाएगी और आप वहां से अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शेयरिंग ऑफ पावर क्या है। तो भाई ये भी हमने पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ पावर क्या है। एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे कि 3 पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को अलग 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 पावर दी गई है ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अगर कोई गलत निर्णय ले रहा है तो वो, या गलत तरीके से काम कर रहा है तो जो दूसरा पार्ट है वो उसको रोक सके। तो इसका आंसर है ये शेयरिंग ऑफ पावर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ब्रांच ऑफ द स्टेट। स्टेट की कोई भी ब्रांच अपनी पावर का गलत यूज ना कर सके, उसे रोकने के लिए पावर्स को 3 अलग अलग ऑर्गन्स में यानी कि 3 अलग अलग अंगों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेयरिंग ऑफ पावर ईच लिम्ब rests on the other limb and thus there is balance of power between 3 limbs। एक अंग जो है वो दूसरे अंग को रोक सकता है गलत काम करने पर। इस तरीके से इन सब के बीच में, इन तीनों तरह के जो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, इनके बीच में बैलेंस बना रहता है, पावर का भी और दूसरे सभी तरीकों से भी। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी नॉलेज वाली वर्कशीट। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।